नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सरपंच और पंचायत की अहमियत को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत के बिना गांव का कोई अस्तित्व नहीं और गांव में योजनाओं को धरातल पर सरपंच ही उतारते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित पंचायती राज विभाग के द्वारा इस सरपंच सम्मेलन में मुझे आकर के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं कुरुक्षेत्र की इस ऐतिहासिक धरा पर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे सरपंच गण भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आज मेरे सामने गांव की सरकार उपस्थित है। सरपंच एक इस लोकतंत्र की वो कड़ी है। हम भी सरपंच हैं, इधर बैठे हैं, आप भी सरपंच हैं। हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं जीत गया, वो जीतना नहीं होता। हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको भी लोग वोट देते हैं, हम चुने जाते हैं। ज्यादा मत हमारे पास आए तो हम चुने गए। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे काम के दायरे भले अलग अलग हों, लेकिन आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। ये हमारा लक्ष्य है। आपका भी यही लक्ष्य है और इधर जो बैठे हैं उनका भी लक्ष्य है। और इस लोकतंत्र की इकाई को हम मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, उन्हें आप पूरी निष्ठा से धरातल के ऊपर उतारने का काम करते हैं। आपके योगदान की मैं सराहना करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र को उन्होंने कहा भी है कि मजबूती से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज भारत की पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर के उभर रही हैं। और उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, एक लक्ष्य भी है, उन्होंने इस भारत के उस लक्ष्य को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति आपके गांव का विकसित होना
भी उतना जरूरी है जितना गांव को विकसित बनाने के लिए अपने गांव के विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे पूरा करने के मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बने, और ये विकसित राष्ट्र का संकल्प ये मेरे गांव से निकलता है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस संकल्प के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल विपक्ष के नए नए नेता बने हैं। उन्होंने जिस तरह से देश में एक बहुत बड़े वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, उसकी घोर निंदा करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी झूठी बातें बोलकर संसद की गरिमा को तार तार करने का काम किया। इसके सत्यापन के बारे में पूछने पर वो कन्नी काटते नजर आए। जो बयानबाजी है इससे देश को भी नुकसान है और देश की सुरक्षा को भी मैं मानता हूं नुकसान है। संसद में जिस तरह से भगवान शिव के चित्र को दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, बार बार दिखाया गया है, वह बेहद आपत्तिजनक है। उसके ऊपर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। इस पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम पूजते हैं उनके चित्र यहां प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हिंदू संस्कृति के साथ अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी शिवाजी की तस्वीर दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति एक है। इसको यही मालूम नहीं है। इसका ज्ञानवर्धन कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में शपथ ईश्वर के नाम से ली थी, तो फिर 2000। और इस बीच यूपी के हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि हाथरस में सत्संग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। जहां सत्संग में अचानक भगदड़ मची और यहां 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। ये यूपी के हाथरस से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के दौरान आपको बता दें कि क्या महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे गिरते फिरते नजर आए और उनके ऊपर एकाएक लोग भागते हुए नजर आए। और इस बीच आपको बताते चले कि किसी ने कुछ नहीं देखा, बस एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और इस बीच 125 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये पूरा मामला हम यूपी के हाथरस का बता रहे हैं, जहां यूपी के हाथरस से देखिए सत्संग हो रहा था और सत्संग जो है खत्म करने के बाद से जब लोग वापस जा रहे थे तो उस वक्त ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोग जल्दबाजी में थे, जल्दबाजी में जो है वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच जो है भगदड़ मच गई। और इसकी देखिए बांध के इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो वाहन खड़े हुए थे वहां 3 किलोमीटर तक जो वाहनों की कतारें थी वो लगी हुई थी और इस बीच इस वाहनों की कतारों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। टीवी स्क्रीन पर आपकी ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाशों का अंबार लगा हुआ है। आपकी नजरें जहां तक जाएगी वहां सिर्फ लाश ही लाश आपको दिखेगी। कि संख्या 125 अभी फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यह भी आशंका जताया जा रहा है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर ये पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें नगर पालिका और नगर परिषद के सफाई कर्मियों को मानदेय बढ़ाकर उनका 17,000 किया गया है। तो वहीं ग्राम पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को 16,000 रुपए का मानदेय देने की घोषणा की गई है। सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की घोषणा करता हूं।
और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बनेगा, जितने भी हमारे भाई हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड करेंगे, जितनी भी आवश्यकता वहां रहेगी उस पोर्टल से उठाएंगे और उठा करके उनको 13,000 रुपए का मान। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। चंडीगढ़ स्थित हरगाड़ा निवास में मुलाकात की और इस दौरान राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि, विधायक जगदीश नैयर और पूर्व विधायक संतोष सारवान, कृष्णा बेदी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया है। उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वो एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं और वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान का एक और विभाजन करवाना चाहते हैं। पार्टी ने विधिवत तौर पर ये तय कर लिया लगता है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, वो हर अच्छे काम का विरोध करने का उनकी मानसिकता है। लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शन कर उनका पुतला जलाया। बीजेपी नेता राजू जैन ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं के प्रति जो बयान दिया है, इसके विरोध में स्वरूप उनका पुतला जलाया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी से उनके बयान को लेकर माफी मांगने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से ही नीति रही है कि जातिवाद का जहर फैलाना और धर्म के नाम पर राजनीति करना। बड़े बयान से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम जो हमेशा कांग्रेस करती रही है, वोट की राजनीति करती रही है। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने दोबारा से संसद सत्र में जो है इस तरह का बयान दिया है, हर हिंदू को आतंकवादी ठहराने का काम किया है। मैं समझता हूं कि हिंदू संस्कृति हमेशा से जो है दया, प्रेम और भाव की रही है। वहीं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम ने बीडीपीओ पलवल कार्यालय पर औचक निरीक्षण किया। सरकारी योजनाओं का आम जनता तक सही तरीके से लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसे लेकर छापेमारी की गई थी, जिसमें टीम को दफ्तर में कई खामियां मिली। आपको बता दें कि टीम की तरफ से मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की भी जांच की गई। गांव धतीर में 2019 में बनने वाले चौपाल का अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 7 व्यायामशालाओं में से एक भी व्यायामशाला नहीं बन पाई है। बीडीपीओ कार्यालय पलवल में आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने आज औचक निरीक्षण किया है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के द्वारा औचक निरीक्षण सरकारी कार्यालयों का किया जा रहा है। उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लोगों की भलाई के लिए जो स्कीमें चलाई हुई हैं, उन स्कीमों का लाभ लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है।
नूंह के जिला कारागार में बंद 2 कैदियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद से पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नूंह में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जेल प्रशासन ने वीडियोग्राफी के साथ साथ डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराया और इस मामले में जल्दी उचित कार्रवाई नहीं की गई तो शव लेने से भी इनकार किया जा सकता है। आपको बताते चले, परिजनों में प्रशासन के प्रति भारी रोष और गुस्सा है। जेल में भी हम असुरक्षित है तो हम सेफ कहाँ हैं? प्रशासन कहाँ सो रहा था उस टाइम जिस टाइम इन्होंने सुसाइड किया था? बैरिक के अंदर और भी जेली होते हैं, कैदी होते हैं। वो या तो मुझको लगता है कि उनका कोई, जैसे ये जेल में आया है जिनकी लड़की को लेकर भागा था, उनके कोई रिलेटिव या कोई वो है, उन्होंने इसका मर्डर किया है। जेल में मुझको लगता है कि इन्होंने सुसाइड नहीं किया। जैसी हालात में इसको देखा गया उस हालात में मुझको लगता है कि सुसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जिस हाइट बताई जा रही है जो एक वॉशरूम की, तो हाइट पैर टिके हुए थे इसके, और दोनों ने एक साथ इनका मर्डर हुआ। सर, प्रशासन हमको ना तो एफआईआर क्लोज करने दे रहा, हमने प्रशासन से बातचीत भी की, बात भी नहीं करने दे रहा। वो डेड बॉडी को लेकर बन जाता है प्रशासन तरफ से, तुम्हारे लड़के ने वो सुसाइड कर लिया है। तो वहाँ पे जब हम जाते हैं और देखते हैं कि एक बंदे को अंदर नहीं जाने दिया, ये देखने के लिए कि किस तरह सुसाइड किया। एक लड़के को ले गया था, उसका मौसी के लड़के को, जो कि कत्तर से बांध के गले में डाल रखा था, जिसकी हाइट समथिंग 2.5 या 3 फुट होगी, जिसपे कोई भी ऐसा चांस नहीं लगता कि बंदा सुसाइड कर सकता है, क्योंकि पैर उसके नीचे टिके होते थे। क्या लगता है किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा? देखो, प्रशासन की तो इसमें ढील है। हम ये नहीं कह सकते सेल में 40 समथिंग 50 बंदे थे, हम ये भी नहीं कह सकते कि सेल के बंदों ने ही कोई किया हो, लेकिन हमें इसकी पूरी जांच चाहिए। बात यह है कि जब जेल चला गया तो वहाँ सुसाइड किस तरह हो गया? सुसाइड नहीं कर सकता। और वार्ड में जहाँ 40 बंदे हैं वहाँ पे, भाई 40 बंदों में और 2 हैं, 2 सुसाइड किस तरीके से कर सकते हैं? और उसमें क्या आप सुसाइड करने के लिए दिखा रहे हैं एक कत्तर है कपड़े की, उसमें लगा के इस तरह किस तरह सुसाइड हो सकता है? ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। भाई जहाँ 4 बजे जिन बंदों को बता रहे हैं 4 बजे सुसाइड हुआ है, चलो मान लेते हैं उन्होंने सुसाइड किया, तो 4 बजे अगर सुसाइड हुआ तो किस तरह हो गया? वहाँ 40 बंदे और भी तो हैं, क्या उनको पता नहीं है वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं? तो पता होना चाहिए ना। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? ये वकील नाम है उसका, और गाँव इंद्र की पश्चिमी यमुना नहर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार एक महिला का शव नहर में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को बाहर निकालकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी सर, एक डेड बॉडी आई है पश्चिम नहर में। आप तो यहाँ देखा एक लड़की की डेड बॉडी है, जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, काले रंग की पैंट, जींस की पैंट है। टी शर्ट पे HM लिखा हुआ है। पहचान नहीं हुई है, जो भी पहचान के लिए रखी जाएगी। अब ये पोस्टमार्टम होगी। तो ये कहाँ से आई होगी, कुछ पता लगा? पीछे से ही आई है इस नहर में। क्या नाम है जी आपका? ये सही और मुझे सूचना मिली थी सर, एक डेड बॉडी आई है पश्चिम नहर में। आप तो यहाँ देखा एक लड़की की डेड बॉडी है, जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, काले रंग की पैंट, जींस की पैंट है। टी शर्ट पे HM लिखा हुआ है। पहचान नहीं हुई है, जो भी पहचान के लिए रखी जाएगी। अब ये पोस्टमार्टम होगी। तो ये कहाँ से आई होगी, कुछ पता लगा? पीछे से ही आई है इस नहर में। क्या नाम है जी आपका? ये सही करनाल में मंगलवार सुबह एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा तरावड़ी रेलवे ट्रैक पर हुआ। रेलवे ट्रैक पर चलती मालगाड़ी के कंटेनर गिर गए। हादसे के बाद दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवा दिया गया। सूचना के बाद पुलिस और रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस हादसे में अंबाला से जाने वाली ट्रेनों को सहारनपुर से डायवर्ट किया गया, जिस वजह से यात्रियों को अंबाला रेलवे स्टेशन पर कई घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं DRM अंबाला मनदीप भाटिया ने बताया कि इस हादसे की वजह से 20 गाड़ियों का रूट डायवर्ट किया गया है। 7 गाड़ियों को रद्द और 7 गाड़ियों को ही शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। जम्मू तभी जाना, वो भी गाड़ी रद्द है। मैं कल से भी इधर बैठे हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग का जी, यही प्रॉब्लम है। और बिहार जाने वाले यात्री को भी, उसको भी दिक्कत बहुत है। कैसे जा रहे हैं
अब क्या करें, बस से जाना होगा, ट्रेन तो रद्द है। कितना देर इंतजार करेंगे, लगभग 8-10 घंटा से इंतजार करते करते तो थक गए हैं। गर्मी का मौसम है, क्या करेगा। सर मैं गाड़ी के लेकर के बहुत परेशानी हो रही है आदमी सबको, बिहारी मतलब जितना भी आदमी है। तो गाड़ी तो हम यही कहेंगे, हम लोग जो है बहुत परेशानी उठा के बस से जा रहे हैं। 1000-1500 रुपए लग रही है, जहाँ 400 रुपए लग रहे थे हम लोग को ट्रेन से, वहाँ 1500 रुपए लग रहे हैं हम लोग को बस में जाने में। सर हम लोग को अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। जैसा कि विदित है, चावापैल में जो पीएलपीसी का कंटेनर डिपो है, वहां से मुंद्रा पोर्ट के लिए रेक जा रहा था। इसमें 45 बीएलसी का लोड था, इसमें 15 बीएलसी लोडेड थे और 30 एम्प्टी थे। इसमें से 3 बीएलसी ड्रेल हुए हैं और इससे अप एंड डाउन लाइनें दोनों बंद हुई हैं। जो गाड़ियां अफेक्ट हुई हैं, हमारी करीब 20 गाड़ी हम लोगों ने डाइवर्ट करी हैं, 7 गाड़ियों को कैंसिल किया है अभी तक और 7 गाड़ी को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।